म्यांमार सिविल वॉर के हम तीसरे अध्याय की ओर बढ़ते हैं। हमारे लास्ट लेक्चर के वाया हमने ये सीखा कि किस तरह से इंडिया की नॉर्थ ईस्ट की जो कम्युनिटीज़ हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज़, उनकी एक एथनिक कनेक्टिविटी बनती है म्यांमार की ट्राइब्स के साथ, जो चीज़ इंडिया के लिए कंसर्न क्रिएट करेगी इंडिया की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को लेकर के, अगर म्यांमार में किसी भी तरह की टर्बुलेंस आती है उन कम्युनिटीज़ के अंदर। हमने इस सिचुएशन को समझा कि चाइना के बढ़ते हुए इंटरेस्ट और बढ़ती हुई सपोर्ट एथनिक ग्रुप्स को और वहाँ की मिलिट्री जंटा सरकार को कैसे इंडिया के लिए कंसर्न्स पैदा करती है। इंडिया के इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट जो प्रोजेक्ट्स हैं जो अटके पड़े हैं, वो कैसे भारत की सेफ्टी सिक्योरिटी को और कंप्रोमाइज़ करा रहे हैं जितना प्रोलॉन्ग होते जा रहे हैं। हमने इन सारे पहलुओं पर बात की, उनकी एलेबोरेशंस आज करेंगे और क्या कदम हमें उठाने चाहिए, हम उन विषयों पर भी बात करेंगे। ध्यान से समझिए। देखिए, जब हम ये बात करते हैं कि म्यांमार के नॉर्थ वेस्ट में म्यांमार के नॉर्थ वेस्ट में नॉर्थ में दिस इज़ द नॉर्थ वेस्ट रीजन, द नॉर्थ रीजन, इन रीजन्स में जो एथनिक ग्रुप्स रहते हैं वो अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं म्यांमार में। ठीक उसी समय भारत के जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, यहाँ पर भी उनके द्वारा लंबे समय से अपने लिए एक पॉलिटिकल इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी की लड़ाई लड़ी जा रही है। दोनों ही मुल्क अपने अपने लेवल पर अपने लोगों से डील कर रहे थे। ऐसे में भारत अगर इन एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, जो कि म्यांमार के इन इलाकों में हैं, किसी भी तरह से रिलेशनशिप बढ़ाता है, तो एक बड़ा क्वेश्चन ये क्रिएट होता है कि भारत के मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश में जो इतनी सारी एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, भारत का उनके प्रति रुख क्या रहेगा। क्या भारत एकोमोडेट करता है आर्म्ड रेबेलियंस को? क्या भारत की पॉलिसी सॉफ्ट हो चुकी है उनके प्रति? दिस इज़ द वेरी बिग क्वेश्चन। लेकिन भारत के लिए ये मैटर इतना ईजी नहीं है, इसको समझिए। अब कुछ चीज़ें समझाता हूँ मैं आपको। देखिए, भारत के मणिपुर में जो हिल ट्राइब्स हैं, पहाड़ी इलाकों में रहती हुई जो ट्राइब्स हैं, उनमें कुकी, जोमी, ये कुछ मेन ट्राइबल ग्रुप्स हैं। द कुकी और जोमी ट्राइब्स, ये मेनली कहाँ से बिलोंग करते हैं? म्यांमार से। मतलब इनकी जो कॉमन एथनिसिटी है वो कहाँ शेयर हो रही है? म्यांमार के चिन इलाके में रहने वाले लोगों से। जो म्यांमार का चिन एरिया है, इवन इनको चिन ट्राइब्स भी कहते हैं। जो भारत के मणिपुर में पहाड़ी इलाकों पे पाए जाने वाली ट्राइब्स हैं, बड़े पैमाने पर मिज़ोरम में पाए जाते हैं ज़ूमी पीपल। तो ये जो कुकी ज़ोमी ट्राइब्स हैं इंडिया की, मणिपुर मिज़ोरम में, एथनिकली किन से शेयर हो रही हैं? म्यांमार में चिन स्टेट के लोगों से। इन्हें चिन ट्राइब्स के रूप में भी जानते हैं। अब होता क्या है, ध्यान से समझो आप। हम जब इंडिया की बात करते हैं, सपोज़ करो कि जो इंडिया का रीजन है, यहाँ पर अगर इन कुकी ज़ूमी किसी भी ट्राइब को रिप्रेजेंट करने वाले उनकी एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट अगर इंडिया ने कोई स्टेप लिया है, सपोज़ करिए अगर हमने कोई स्ट्रॉन्ग स्टेप उनके अगेंस्ट लिया है, तो म्यांमारीज रीजन में इस समय मिलिट्री जनता का कंट्रोल ख़त्म होकर के इन एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन के साथ कॉमन एथनिसिटी शेयर करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस का कंट्रोल हो चुका है। ओके, इन ऑर्गेनाइजेशंस का वहाँ पे कंट्रोल हो चुका है। यानी कि चिन रीजन में या फिर रखाइन स्टेट में या फिर काचिन रीजन में, सेगांग इलाके में, म्यांमार के इन सब इलाकों में उन एथनिक ग्रुप्स का कंट्रोल हो चुका है जो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट से शेयर हो रहे हैं। ऐसे में ये एथनिक आर्म्ड ग्रुप्स के अगेंस्ट अगर इंडिया कोई भी सख्त स्टैंड लेता है, तो म्यांमार के रीजन में जो इस समय में अथॉरिटी बन रहे हैं इन इलाकों की, वो इनके साथ कॉमन बॉन्ड शेयर करते हैं। तो म्यांमार की ये ऑर्गेनाइजेशंस इन एथनिक आर्म्ड ग्रुप्स को सपोर्ट करेंगी। वो इन्हें अपने यहाँ शेल्टर भी दे सकती हैं,
वो इन्हें फंडिंग भी दे सकती हैं, वो इन्हें ट्रेनिंग भी दे सकती हैं, इक्विपमेंट्स दे सकती हैं। म्यांमार की ये ऑर्गेनाइजेशंस जो इस समय म्यांमार के रीजन को कंट्रोल कर गई हैं, वो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट की इन एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशंस को कई तरह से सपोर्ट कर सकती हैं, जिसमें सपोर्ट इनकी चाइना कर सकता है। तो इंडिया का नॉर्थ ईस्ट हैविली चाइना के हाथों ही वल्नरेबल हो सकता है, और दूसरा इन एथनिक ऑर्गेनाइजेशंस के हाथों वल्नरेबल हो सकता है। तो इट इज़ अ बिगेस्ट सेफ्टी कंसर्न फॉर इंडिया अगर म्यांमार डिस्टेबलाइज होता है तो, क्योंकि इंडिया का नॉर्थ ईस्ट डिस्टेबलाइज होता है। अच्छा, दूसरी तरफ हम ऐसा मान के चलते हैं, सपोज करिए अगर किसी तरह से भी इंडिया म्यांमार की मिलिट्री जंटा को सपोर्ट करता है अगेंस्ट द एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द म्यांमार, इस समय में अगर भारत मिलिट्री जंटा को सपोर्ट करता है कि मिलिट्री जंटा म्यांमार के नॉर्दर्न एरिया को रीगेन करे, या मिलिट्री जंटा सरकार तत्मदा भारत को ये कहे कि हमारे नॉर्दर्न रीजन में आप हमारे साथ सहयोग करें, कोऑपरेशन करें, ऑपरेशन चलाएं कि एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन से हम फ्री हो पाएँ, ऐसे में ऐसी कंडीशन में इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में म्यांमार के इन ग्रुप्स से एथनिसिटी शेयर करने वाली ट्राइब्स इंडिया के अगेंस्ट मोर्चा खोलती हैं, वो इंडिया के अगेंस्ट खड़ी होती हैं। इंडिया के लिए ये एक बहुत बड़ा सेफ्टी इशू है, सिक्योरिटी इशू है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का इशू है। आई बात समझ में? ये दोनों बातें क्लियर हुई। तीसरी बड़ी बात, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स म्यांमार के इन रीजन में आने वाली एथनिक ग्रुप्स के साथ बॉन्ड शेयर करते हैं, एथनिसिटी शेयर करते हैं, ऐसे में बड़े पैमाने पर इन इलाकों से जो माइग्रेंट्स क्रिएट हो रहे हैं, रिफ्यूजीज, युद्ध के कारण मिलिट्री जुंटा ने उनके अगेंस्ट एक्शन लिया, इस कारण से वो रिफ्यूजी हो गए हैं, या फिर बड़े पैमाने पर यहाँ पर डिवास्टेशंस हो गई हैं, बस्तियाँ, घर, गांव उजड़ गए हैं, इस वजह से अब वो रिफ्यूजी हो गए हैं। वो तेज़ी से रुख कर रहे हैं भारत में मणिपुर और मिज़ोरम का, और मणिपुर और मिज़ोरम की सरकारें, खासतौर मिज़ोरम की सरकार, उन इमिग्रेंट्स पर, उन रिफ्यूजीज़ पर रोक नहीं लगा पा रहे हैं, जबकि सख्त हिदायतें हैं दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार की कि इन असाइलम सीकर्स को, इन इलीगल इमिग्रेंट्स को, रिफ्यूजीज़ को एंट्री नहीं देनी। लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट की लोकल सरकारें हैं वो अपनी सोसाइटी के इन्फ्लुएंस के अधीन हैं, सारी सरकारें होती हैं, और नॉर्थ ईस्ट की सोसाइटी कंपोज्ड होती है हैविली उन एथनिक ग्रुप से जो एथनिक ग्रुप्स बिलोंग करते हैं म्यांमार के इन बॉर्डर एथनिक ग्रुप से। मतलब म्यांमार के जो एथनिक ग्रुप्स हैं, हमारे नॉर्थ ईस्टर्न एथनिक ग्रुप्स उनके सिमिलर ही। तो ऐसे में अगर यही एथनिक ग्रुप्स अपने मुल्क से माइग्रेट हो रहे हैं ड्यू टू अनस्टेबिलिटी, ड्यू टू अटैक्स और ड्यू टू डिवास्टेशन, और वो इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में शरण मांग रहे हैं, वहाँ पे आके रह रहे हैं, तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की सरकारों के लिए ये बड़ा मुश्किल स्टैंड हो जाता है कि वो अपने ही लोग की इच्छा के खिलाफ जाएं और इन्हें माइग्रेट करने से रोकें, क्योंकि यही लोग अपनी सरकारों पर दबाव बनाते हैं कि उन्हें आने दिया जाए, क्योंकि वो हमारे भाई बंधु हैं, हमारे भाई बंधु। इस तरह का प्रेशर क्रिएट होता है और पॉपुलरली इलेक्टेड सीएम्स दबाव में आते हैं। और तो देश की नीति एक चल रही है कि नॉर्थ ईस्ट से जो हैवी फ्लो ऑफ माइग्रेंट्स आएगा उसे हमने अकोमोडेट नहीं करना, लेकिन लोकल स्टेट लेवल पर ऑन ग्राउंड कुछ और ही चल रहा होता है, रिसीव किए जाते हैं माइग्रेंट्स। इससे म्यांमार में जब भी अनस्टेबिलिटी आती है इन इलाकों में, भारत की तरफ हैवी वेव्स ऑफ माइग्रेंट्स आती हैं, इनसे भारत के नॉर्थ ईस्ट के डेमोग्राफिक्स में चेंजेस आते हैं, जनसंख्या की जो बढ़तर है उसमें बदलाव आते हैं। ये लोग जब आते हैं बेरोज़गार होते हैं बड़े पैमाने पर, तो क्या ऑप्शन हो सकते हैं सर्वाइवल के? अब नेचुरल रिसोर्सेज तो उतने ही हैं, सबको चाहिए। शुरुआत में एथनिसिटी शेयर करने के नाम पर तो वेलकम कर लिया, लेकिन आगे जा कर के श्रिंक होते हुए नेचुरल रिसोर्सेज, ट्राइबल रिसोर्सेज सब में बटेंगे, विकास नहीं होगा।
आदिवासी समाज अपने लिए अधिकारों की लड़ाई का मोर्चा खोलता है, जब उनको ये दिखता है कि सही विकास नहीं हो रहा, एजुकेशन नहीं मिल रही, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि मेन स्ट्रीम सोसाइटी या गवर्नमेंट्स हमारे साथ भेदभाव करती हैं, डिस्क्रिमिनेशन करती हैं, हम मार्जिनलाइज हो रहे हैं। तो ऐसे में उनके आर्म्ड विंग्स फिर खड़े हो जाते हैं और वो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का कंसर्न्स क्रिएट करते हैं। लेकिन मोटा मोटा कारण तो यही है कि बड़े लेवल पर एक डिस्टेबलाइजेशन आती है जब हैवी वेव्स ऑफ माइग्रेंट्स आते हैं, क्योंकि रिसोर्सेज कम पड़ जाते हैं, नौकरियां उतनी होती नहीं हैं। ऐसे में ये लोग इजी प्रे होते हैं, इजी शिकार हो जाते हैं। ये यूथ, ये यंगस्टर्स किसका इजी शिकार बनते हैं? उन लोगों का जो ड्रग लॉर्ड्स हैं, उन लोगों का जो वेपन्स की ट्रैफिकिंग करते हैं, उनकी जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं, उनकी जो फंड्स को मोबिलाइज करते हैं एक जगह से दूसरी जगह इलीगली, मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। तो इस तरह से अगर अनआइडेंटिफाइड लोग बड़े पैमाने पर नॉर्थ ईस्ट जैसी सेंसिटिव टेरिटरी में आकर के बैठेंगे, जो कि पहले ही बामुश्किल इंडिया से सिंपली वाया चिकन नेक ही कनेक्टेड है, और जहाँ के लोग पहले ही ये मान रहे हैं कि वो एथनिकली मेन स्ट्रीम इंडिया के मुकाबले साउथ ईस्ट एशियन नेशन से ज़्यादा जुड़े हुए हैं, जिनका कल्चर, कस्टम, मैनर ऑलरेडी काफ़ी डिस्टिंक्ट है, और जहाँ पर शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 के नाते शेड्यूल्ड एरिया और ट्राइबल एरियाज़ के रूप में हमने ऑलरेडी बहुत सी ऑटोनॉमी दी हुई हैं, जहाँ पर विकास अभी उतना नहीं पहुँचा, इंडिया के मेनलैंड के साथ अभी कनेक्टिविटी भी उतनी अच्छी नहीं है, डेवलपमेंट उतनी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर उतना नहीं है, एजुकेशन उतनी नहीं है। ऐसे समाज में अगर थोड़ी बहुत भी किसी तरह की टर्बुलेंस आती है, जैसे कि नार्कोटिक्स का फैलाव होना, ड्रग्स की ट्रैफिकिंग होना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होना, वेपन्स की ट्रैफिकिंग होना, फंड्स एक जगह से दूसरी जगह हवाले का कारोबार पनपना, वो इस इलाके में सारे के सारे सिस्टम ऑफ स्टेट को करप्ट करता है। नीचे से अधिकारी करप्ट होने शुरू होते हैं, ऊपर तक करप्शन फैलती है, जिसकी वजह से एक स्टेटलेसनेस आ जाती है, राज्य विहीन हो जाता है समाज, शासन बिगड़ जाता है पूरी तरह से, और ऐसे में एनर्की होती है, पूरी तरह से अराजकता। और जब एनर्की का माहौल होता है तो लोग कभी भी खुद की सुरक्षा स्टेट की तरफ से नहीं देख पाते। उन्हें लगता है स्टेट हमें प्रोटेक्ट करने में नाकामयाब है, हमें सुरक्षा नहीं दे पाएगा। ऐसे में वो इच्छा से अनिच्छा से, जैसे भी चाहे या ना चाहे, उन लोकल आर्म्ड ग्रुप्स को किसी न किसी मायने में या तो दबाव में समर्थन देने के लिए मजबूर होते हैं, या अपनी विश के साथ ही समर्थन देने के लिए मजबूर होते हैं। वो उनकी आर्म्ड कंट्रोल को एक्सेप्ट कर लेते हैं और तेज़ी से इंडिया के इम्पॉर्टेंट फॉरेस्ट एरिया, इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग रूट्स, इम्पॉर्टेंट रिसोर्स रिच एरियाज़ इंडिया में होते हुए भी इंडियन फोर्सेस के कंट्रोल से बाहर रहते हैं, इंडियन लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी के कंट्रोल से बाहर रहते हैं, इंडियन सिस्टम ऑफ जुरिस्डिक्शन से बाहर रहते हैं, जबकि वो भारत की सीमाओं में हैं, और वो लोकल वार लॉर्ड्स या लोकल वेपन लॉर्ड्स या ड्रग्स लॉर्ड्स के द्वारा जो अपनी कोई सेना खड़ी की गई, वो उनके कंट्रोल में आ जाते हैं। ज़्यादातर इलाके इंसर्जेंट्स के कंट्रोल में आ जाते हैं। ये मिलिटेंसी हिट एरियाज़ होते हैं, जहाँ पर नॉर्मल स्टेट की फंक्शनिंग रुक जाती है, जा करके वो स्टेट वहाँ फंक्शन नहीं करता। उन इलाकों में जो गाँववासी हैं, जो लोग बाग हैं, वो विकल्प नहीं है उनके पास, ऑप्शन यही बचता है कि वो इन्हीं के बनाए नियमों के तहत रहें, और शक्ति ही, पावर ही डिसाइड करती है कि किसको क्या मिलेगा, किसको क्या नहीं मिलेगा। और इस तरह से अगर कोई दल बड़ा हो रहा हो, उसके नेता बड़े हो रहे हों, और उन दल और नेता के वाया दूसरा कोई मुल्क अपने वेस्टेड इंटरेस्ट इंडिया में फुलफ़िल कर रहा हो, तो वो कभी नहीं चाहेगा कि ये बिगड़े, ये टूटे, ये ख़त्म हो। इस सिचुएशन को मेंटेन रखने के लिए जो ज़रूरी है वो करते रहेंगे। सेनाओं पे हमले करने, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस पे अटैक करने, या पुल तोड़ देना, या कोई मेन कनेक्टिविटी रूट, रेल या फिर रोड कनेक्टिविटी को तोड़ देना, ध्वस्त कर देना, इन्वेस्टर्स को ना आने देना, किसी तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनको नुकसान पहुंचा देना, और
माहौल ये बनना कि भाई बाहरी लोग आ रहे हैं, हमारी ट्राइबल सोसाइटी को ख़राब करेंगे, हमारे रिसोर्सेज को ख़राब करेंगे, हमें एक्सप्लॉइट करेंगे और बेनिफिट अपने लिए लेंगे। इसमें झूठ नहीं है, बहुत लंबे समय तक यही हुआ है। ट्राइबल्स को बेनिफिट्स नहीं मिले, उन्हें जल जंगल ज़मीन से डिप्राइव किया गया। वो आज हैवीली मार्जिनलाइज्ड हैं, पॉलिटिकली रिप्रेजेंटेड नहीं है ढंग से, ब्यूरोक्रेसी में नहीं नज़र आते, ग्रुप बी ग्रुप ए सर्विसेज में कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। वो देर हैवीली कॉम्प्रोमाइज्ड, देर मार्जिनलाइज्ड। विकास नहीं हुआ वहाँ, रोज़गार नहीं हुआ, शिक्षा नहीं है, ये भी फैक्ट है। लेकिन ये परिस्थितियाँ और बेहतरीन ग्राउंड बन जाती हैं, कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर बन जाती हैं, एक बेहतर इकोसिस्टम दे देती हैं। किस चीज़ को? जब म्यांमार में टर्बुलेंस है, नॉर्थ ईस्ट में टर्बुलेंस है, इन टर्बुलेंसेस को कंटिन्यू कराने के लिए यही प्री कंडीशन सपोर्ट कर देती हैं। प्री कंडीशन ऑफ जॉबलेसनेस, प्री कंडीशन ऑफ लैक ऑफ डेवलपमेंट, प्री कंडीशन ऑफ लैक ऑफ फेथ ऑफ पीपल ऑन द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन and Indian government and Indian policies programs, the precondition of lack of education, the precondition of deprivation of rights of the tribal dwellers, of the forest dwellers, of the tribal people. ये preconditions एक readily available ground होती हैं कि थोड़ा सा माहौल अगर बिगड़ रहा है तो उसको पूरी तरह से पनपने देना। जैसे फ्यूल पड़ा है, हल्की सी चिंगारी बस भड़क जाएगा। नॉर्थ ईस्ट ऐसी कंडीशन से जूझता रहता है। चौथी चीज़ समझने की कोशिश करिए। अब म्यांमार में जो नॉर्दर्न और नॉर्थ वेस्टर्न रीजन्स में जिन एथनिक आर्म्ड ग्रुप्स ने कंट्रोल कर लिया है, वो सबका रवैया भी भारत के प्रति एक जैसा नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब मान लीजिए कि म्यांमार का एक एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन है अराकान आर्मी, हमने पढ़ा था कल के लेक्चर में। वो खुद को बताता है रहनुमा की रखाइन प्रोविंस जो है, अराकान पर्वत जो हैं, हम उनके रक्षक हैं, हम उस रीजन, उस लोगों की वॉइस हैं। ऐसे में लंबे समय तक जब भारत वहाँ पे कलादान मल्टी मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट डेवलप कर रहा था, म्यांमार की मिलिट्री जुंटा सरकार के साथ मिलकर के, तो ये अराकान आर्मी के लोग हैं जो लगातार भारत के इस प्रोजेक्ट का विरोध करते रहे रखाइन प्रांत में, रखाइन प्रोविंस में। कई बार उन्होंने अड़चनें पैदा की कि हमारे अधिकार लिए जा रहे हैं, हमारी ज़मीन जा रही है। दूसरी तरफ भारत का प्रोजेक्ट कामयाब नहीं होने देना है क्योंकि हमारे भाई बंधुओं पर आक्रमण करता है ये मिलिट्री जुंटा के साथ मिलकर के, जॉइंट ऑपरेशंस चलाते हैं। तो ऐसी भी सिचुएशंस रही हैं कि भारतीय कंपनियां, भारतीय इंजीनियर्स, भारतीय लोग हॉस्टाइल कंडीशंस में रहे हैं इन अराकान आर्मी लोगों के अंदर। कई लोगों को किडनैप किया गया है, कुछ मरे भी हैं उनमें से, ऐसी भी खबरें आई हैं। अब सिचुएशन ये क्रिएट हो गई है कि म्यांमार के इन नॉर्दर्न रीजन्स में, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन्स में, जैसे कि जिनमें मैंने अभी बताया सैगांग, चिन, अराकान, यानी कि ये रखाइन इलाका, यहाँ पर अब एक कंट्रोल अराकान आर्मी का भी है। अब यही अराकान आर्मी इंडिया और मिलिट्री जुंटा के कंबाइंड एफर्ट्स के साथ हो रहे कलादान प्रोजेक्ट के रास्ते में अड़चन भी डालती रही। बट अब इसी नॉर्दर्न और नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशंस का कंट्रोल हो गया है, तो अराकान आर्मी का कंट्रोल हो गया है। तो इंडिया का स्टैंड क्या होना चाहिए अब? क्या इंडिया पूरी तरह से नकार दे मिलिट्री जुंटा को, हॉस्टाइल हो जाए इनके प्रति और फ्रेंडली हो जाए इनके प्रति? ये एक बड़ा क्वेश्चन है। या फिर इंडिया एज इट इज़ रहे, स्टैंड स्टिल ही रहे? तो फिर क्या अराकान आर्मी जो कि पहले नहीं भारत का साथ दे रहे थे जब मिलिट्री जुंटा कंट्रोल में थी, तो क्या अब वो किसी रूप में भी, जबकि उनके पास ही एरिया आ चुका है, भारतीय प्रोजेक्ट्स को आगे कंटिन्यू होने देंगे? इवन पलेतवा जैसे इंपॉर्टेंट शहर भी उनके कंट्रोल में आ चुके हैं। तो यहाँ एक बड़ी चुनौती आ जाती है भारत के लिए कि क्या स्टेप्स लेने चाहिए, क्योंकि पास्ट में जिन ऑर्गेनाइजेशंस के अगेंस्ट भारत ने कैंपेन सक्सेसफुली कंप्लीट किए हैं विद द मिलिट्री जंटा,
वही ऑर्गेनाइजेशंस आर विजेता हो रही हैं म्यांमार के इन इलाकों में। और भारत की जो एक स्टैंडिंग रही है हमेशा से प्रो डेमोक्रेटिक स्टैंडिंग, उसको लेकर के भी भारत के लिए ये चिंता का विषय है कि वो किस ट्राइब को, किस ऑर्गेनाइजेशन को, किस फैक्शन को सपोर्ट करे और किसको ना करे, किसका कंडक्ट कैसा है, किसका नहीं। तो इसको इमेजिन करिए कि गवर्नमेंट के द्वारा कोई फैसला लेना या कोई स्टैंड लेना कितना कठिन होता है। ये सिंपली ऐसा नहीं होता है कि आपने किसी को सपोर्ट कर दिया, किसी को नहीं, अपने मौजूदा इंटरेस्ट को देखते हुए। आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर उन चीज़ों को लेकर के अपने कंडक्ट को जस्टिफाई करना होता है कि क्या भारत हथियारबद्ध विद्रोहों को समर्थन देता है। ऐसे में कल को भारत में अगर कोई हथियारबद्ध विद्रोह हुआ तो भारत उसके अगेंस्ट क्या बोलेगा, उसे कैसे कर्ब करेगा, और अगर उसे क्रशिंगली कर्ब करेगा तो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे उसकी जस्टिफिकेशन क्या देगा, क्योंकि भारत से पूछा जाएगा कि पड़ोसी मुल्क म्यांमार में तो हथियारबद्ध विद्रोहियों का आपने समर्थन किया था, अपने ही मुल्क में हथियारबद्ध विद्रोहियों के आप अगेंस्ट खड़े हैं। ऐसे में भारत अगर कह देगा कि वो सिविलियंस की प्रो डेमोक्रेटिक फोर्सेस थी, हम उन्हें समर्थन दे रहे थे, तो सवाल ये भी खड़ा हो जाएगा कि प्रो डेमोक्रेसी ही फोर्सेस आपके मुल्क में भी खड़ी हुई हैं, सिविलियन की फोर्सेस ही हैं। वो भी ये कहते हैं कि हमें अपने सॉवरेन राइट्स चाहिए, हमें अपने लोकतांत्रिक, अपने गणतांत्रिक अधिकार चाहिए, हमें आज़ाद होना है। तो आप उनके साथ कैसे निपटेंगे? वो कौन सा ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि वो ऑटोक्रेसी बनाने जा रहे हैं? दिस इज़ द बिग सिनेरियो इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट बिफोर टेकिंग एनी स्टैंड, बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन। इट इज़ नॉट दैट ईजी। बट दूसरी तरफ भारत प्लेनली सिचुएशन को दूर से खड़े होकर देख भी नहीं सकता, क्योंकि माइग्रेशन का इशू है, बड़ा इशू है। म्यांमार के नॉर्दर्न रीजन की स्टेबिलिटी का इशू है, जो कि आगे फर्दर ड्रग, वेपन, मनी लॉन्ड्रिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, काफ़ी चीज़ों से जुड़ा है, जो कि सबका इम्पैक्ट सीधा सीधा नॉर्थ ईस्ट में आएगा। और फिर इतनी बड़ी जनसंख्या भारत आएगी तो कैसे मैनेज करेंगे, स्टेबलाइज कैसे करेंगे? ऑलरेडी आदिवासी ग्रुप रिसोर्सेज की कमी को लेकर के जगह जगह पर प्रदर्शन कर रहे हैं, मोर्चे कर रहे हैं, मोर्चे खोल रहे हैं। तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ऐसे में ट्राइबल्स में भी नॉर्थ ईस्ट में आपस में यूनिटी कहाँ है? मणिपुर में ही अगर देखें तो वैली एरिया के लोग मेतीज़ हैं, द मेतीज़ बिलोंग टू द वैली एरियाज, बट मणिपुर के माउंटेन एरिया से बिलोंग करते हैं कुकी जोमी लोग। ऐसे में मेती और कोकी जोमी एक दूसरे के विरुद्ध खड़े, वैली और हिल के लोग एक दूसरे के खिलाफ खड़े। आई बात समझ में? ऐसे में इसी वैली में जो मेतीज़ हैं, इन मेतीज़ से बिलोंग करने वाली एथनिक आर्म्ड ग्रुप्स ऑर्गेनाइजेशन इंडिया की इस समय म्यांमार के नॉर्थ वेस्ट में शेल्टर पाए हुए हैं। तो अगर किसी भी तरह से इंडिया कुकीज़, जोमीज़, इनके प्रति एक सॉफ्ट स्टैंड लेता है, मेतीज़ को लगेगा कि हमारे वेस्टेड इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं। वो जहाँ पे सेफ शेल्टर में छुपे हुए हैं, वहाँ से कई गतिविधियाँ मोबिलाइज़ कर सकते हैं कि भारत के नॉर्थ ईस्ट को डिस्टर्ब किया जाए। आई बात समझ में? और या फिर अगर भारत मिलिट्री जुंटा के साथ कैसे भी करके नॉर्थ वेस्ट में मेतीज़ को अगर खुश कर रहा है, मतलब उनके एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशंस को, तो वो चिन लोगों पर गतिविधि करेगा। चिन लोगों पर गतिविधि करना मतलब कुकी जोमियों पर गतिविधि करना। तो नॉर्थ वेस्ट ऑफ म्यांमार में जाके म्यांमार की सरकार का समर्थन करते हुए चिन लोगों के अगेंस्ट कुछ किया तो मिज़ोरम और मणिपुर के हालात बिगड़ रहे हैं, हिल ट्राइब्स परेशान हो रही हैं इंडिया में। इट इज़ नॉट दैट ईजी। ओवरऑल नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल पॉपुलेशन की कॉम्पोजिशन को मेंटेन करना, मैनेज करना, रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन को देखना, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की इतने अनआइडेंटिफाइड लोग आकर के बैठ गए, इस चीज़ को देखना, माइग्रेशन के इशू को मैनेज करना, चीन के प्रभाव से नॉर्थ ईस्ट को फ्री रखना, जिसके लिए म्यांमार को भी उसके इन्फ्लुएंस से फ्री रखना होगा। पूरे के पूरे साउथ ईस्ट एशिया में, बे ऑफ बंगाल रीजन में अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, रीजन के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी पॉलिसीज़ को एग्जीक्यूट कराने के लिए अपना इन्फ्लुएंस बनाए रखना, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो एक अपनी लोकतांत्रिक छवि है उस छवि को बनाए रखना। और ओवरऑल म्यांमार में लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो सरकार किसकी चलने वाली है? सिविलियन भी सरकार आने वाली है तो किस रूप में चल पाएगी?
क्या किसी नई मिलिट्री का सृजन किया जाएगा? क्या पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ बदला जाएगा? क्या मिलिट्री के अधिकार फंडामेंटली वहाँ पर स्ट्रक्चरली ख़त्म होने वाले हैं? कि सिर्फ मिलिट्री के कुछ अधिकारियों को आक्रांता डिक्लेयर करके, कुछ ऑफिसर्स को मर्डरर डिक्लेयर करके ख़त्म कर दिया जाएगा, बट मिलिट्री एज एन इंस्टीट्यूशन ऐसे ही रिटेन हो जाएगा। पार्लियामेंट में उसकी सीट्स वैसे ही रिजर्व रहेंगी, कैबिनेट में उसकी पोजीशंस इंटैक्ट रहेंगी, और आगे जा कर के अगर वो मिलिट्री ये माने कि हम सरकार के कामों में दखल नहीं करेंगे, तो फिर सिविलियन सरकार उसके साथ हैप्पीली कंटिन्यू करेगी। तो ऐसे में एक मिलिट्री एक इंस्टीट्यूशन के तौर पर जिस मुल्क को आगे के समय में इतना इम्पॉर्टेंट पोजीशन ऑक्यूपाई करके इन्फ्लुएंस करने ही वाली है, उस मिलिट्री से आज कितनी का बिगाड़ी जा सकती है। और पूरी तरह से एंटी सिविलियन गवर्नमेंट स्टांस भी नहीं लिया जा सकता, क्योंकि हम ये भी कहते हैं कि हम लोकतंत्र के समर्थक हैं, हम प्रो डेमोक्रेटिक हैं। और ऐसे में जिस दल के पास आधा म्यांमार चला गया उसे इग्नोर भी नहीं करके चल सकते, क्योंकि हमारे इन्वेस्टमेंट्स हैं, हमारे इंटरेस्ट हैं, हमारे प्रोजेक्ट्स हैं। कल को नेगोशिएशंस करनी हुई तो इन्हीं के साथ करनी पड़ेगी। और मौका रहते अगर आज हमने इनके साथ कोई कदम नहीं आगे बढ़ाया, तो कल को कितनी का ग्राउंड बचेगी हमारे पास इनसे नेगोशिएशंस करने की। ये कल को प्रो इंडिया होके कितना का चलना चाहेंगे, या हमसे पहले अगर हमारे कॉम्पिटिटर्स वहाँ पहुँच गए, या जिनके साथ हमारा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है वो पहुँच गए, तो हम कैसे रोक पाएंगे म्यांमार की उस तेज़ी से बढ़ती हुई और आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशंस, पीपल डिफेंस फोर्सेस के द्वारा बनने वाली कल की सरकार को उन मुल्कों के क्लोज जाने से कैसे रोक पाएंगे? फिर इंडिया अपने इंटरेस्ट कैसे परस्यू करेगा? तब किसी का इन्फ्लुएंस पीछे भेजना कितना का आसान होगा भारत के लिए? तो इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट इशू। इट्स नॉट दैट ईजी कि आप मिलिट्री का साथ दे दीजिए तुरंत से, आप पीपल्स डिफेंस फोर्सेस या प्रो डेमोक्रेसी लोगों का तुरंत से साथ दे दीजिए, या आप कोई ऐसी स्टेटमेंट दे दीजिए जिससे आपके अपने मुल्क की ही उत्तर पूर्व की आंतरिक सुरक्षा पर ही अटैक हो जाए, समस्या आ जाए, आपके ही जनजातियों के लोग भड़क जाएं, आदिवासी लोग भड़क जाएं। एवरीथिंग यू हैव टू मैनेज। ऑलरेडी मणिपुर में हालात गड़बड़ चल रहे हैं। तो मोटा मोटी इन सब का समाधान क्या निकलता है, इसको समझिए। इंडियन गवर्नमेंट ये तो समझ चुकी है कि अब ज़्यादा दिनों तक वो प्रो डेमोक्रेटिक फोर्सेस या पीपल्स डिफेंस फोर्सेस या एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशंस को बिना डील किए, बिना इंटरेक्ट करे आगे कंटिन्यू नहीं कर सकती, क्योंकि जितनी तेज़ी से म्यांमार की जोग्राफ़ी को, इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस को, मिलिट्री स्टेशंस को और इम्पॉर्टेंट प्लेसेस को इन ऑर्गेनाइजेशंस ने ऑक्यूपाई कर लिया है, और ज़्यादा दिन तक अगर उनके साथ इंगेज नहीं हुआ गया तो भारत मौका गंवा देगा। ये ज़रूरी है कि उनके साथ इन्वॉल्व हुआ जाए फर्स्ट, पर साइमल्टेनियसली ये भी ज़रूरी है कि पूरी तरह से ऑलरेडी एक इस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट है वहाँ, सैन्य सरकार है। इट इज़ द स्टेट, म्यांमार इज़ द स्टेट, और बीइंग द स्टेट उसकी रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट मिलिट्री जुंटा ही है। तो आप पूरी तरह से उसकी एग्जिस्टेंस को नकार नहीं सकते। तो व्हाट शुड बी द स्ट्रेटजी? और तीसरा, आपकी अपनी छवि, यू आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री, और आपके अपने मुल्क में तमाम एथनिक ग्रुप्स हैं जो लगातार ऑटोनॉमी और सॉवरेनिटी की मांगे करते रहते हैं। तो क्या होना चाहिए? मोटा मोटी कोई भी स्कॉलर का मानना है कि इस समय में समाधान कुछ इसी डायरेक्शन में नज़र आते हैं। वो क्या? देखिए, म्यांमार के नॉर्दर्न रीजन में, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में, और इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में, और बांग्लादेश के कुछ एरियाज़ में जहाँ पर माइग्रेंट्स जा रहे हैं म्यांमार से, इस समय में जो हैवी नीड है वो हैवी नीड है कि भारत ह्यूमैनिटेरियन और डेवलपमेंटल सपोर्ट एक्सटेंड करे। मतलब भारत किसी पार्टी लाइन को ना अपनाए, भारत किसी फैक्शन की सपोर्ट में ना जाए कि वो मिलिट्री जुंटा को सपोर्ट कर रहा है, कि वो एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट कर रहा है, या पीपल डिफेंस फोर्सेस। ये स्टैंड लाइन नहीं आना चाहिए। भारत का सपोर्ट होना चाहिए कि भारत म्यांमार के लोगों का सपोर्ट कर रहा है। इंडिया इज सपोर्टिंग द म्यांमार एंड द पीपल ऑफ म्यांमार। एंड ये कैसे हो सकता है? सबसे बड़ी ज़रूरत जो इस समय म्यांमार में क्रिएट हो रही है वो ये कि भारी पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर डिवास्टेट हो चुका है, हेविली रोज़गार कम हो रहा है, लोगों की लाइवलीहुड कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है, खाने पीने की वस्तुएं,
दवा, दारू, इलाज, रख रखाव, इम्पॉर्टेंट सभी सामग्रियाँ और माइग्रेंट्स को डील करना, ये मेन रिक्वायरमेंट है युद्ध की भूमि में इस समय। अगर भारत इन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वहाँ एंगेज होता है कि विदाउट हैविंग एनी political agenda to pursue with the military junta or the ethnic armed organization, I am here being a responsible neighbor. I am here because my people sharing ethnic bond with you. I am here because India and Myanmar sharing cultural heritage. We are responsible neighbor towards each other. We have responsibility towards each other. If in this moment I can extend any hand of a help, I am there to extend it. सो भारत को बहुत बड़े स्तर पर इस समय म्यांमार में जिन भी चीज़ों की आवश्यकता है, उन चीज़ों में से जितनी नीड्स फुलफ़िल कर सकता है वो करनी चाहिए। आर्म्स सप्लाई नहीं करना चाहिए, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस को या मिलिट्री जुंटा को किसी भी रूप में फंडिंग से सपोर्ट नहीं करनी चाहिए, लेकिन वहाँ की जनता को जितनी चीज़ों की ज़रूरत है, हर उस चीज़ की ज़रूरत की समर्थन करना चाहिए। आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशंस ने जिन एरियाज़ को ऑक्यूपाई कर रखा है, उनकी हथियारों की, उनकी बख्तरबंद की लड़ाइयों की ज़रूरतें चाहे चीन पूरी कर रहा हो, लेकिन उस इलाके में जो लोग हैं उनकी ज़रूरतों का क्या? भारत उस ज़रूरत को पूरा कर सकता है। बच्चों को ज़रूरत है कि उन्हें शिक्षा के सामान सामग्रियाँ मिलें, स्कूल बहाल हो सकें, पढ़ाई हो सके, इस अनस्टेबिलिटी से बचा जाए। लोगों को ज़रूरत है उन्हें शुद्ध पौष्टिक भोजन मिल सके, कंटिन्यूटी में मिल सके। भारत इस ज़रूरत को पूरा कर सकता है। वैक्सीनेशंस की भारी कमी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, ज़रूरत है भारी पैमाने पर दवाइयों की, स्ट्रेचर्स की कमी है, इलाज की कमी है, लाइफ सेविंग ड्रग्स की कमी है, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को कंटेन करने वाली दवाइयों की जरूरी कमी है, लाइफ सपोर्टिंग इक्विपमेंट्स की कमी है। भारत भारी पैमाने पर इसको पूरा कर सकता है। भारत वहीं पर बेहतर मैनर में पर्यावरण की मार जो अभी वो झेलने वाले आने वाले दिनों में, मानसून आने वाला है और वहाँ पर भारी बरसात की मार होगी, इनसे निपटने के लिए अच्छे खासे टेंट खड़े करना, तंबू बनाना, शेल्टर प्रोवाइड करने के लिए जिस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, भारत वो खड़ी कर सकता है। वहाँ के लोगों को कामकाज में लगने के लिए जिस तरह की स्किल्स की ज़रूरत है, इस तरह के स्किल प्रोग्राम भारत वहाँ पर चला सकता है। स्किल प्रोग्राम से लेकर के शेल्टर प्रोवाइड करने तक, रोज़मर्रा की भोजन की खाने पीने की ज़रूरतों से लेकर के शिक्षा की व्यवस्था तक, दवा दारू की व्यवस्था तक, हर तरह के ये सारे ह्यूमैनिटेरियन, डेवलपमेंटल और सस्टेनेंस एसोसिएटेड एफर्ट्स इंडिया कर सकता है। यही एफर्ट्स सही में इंडिया को हर रिजल्ट यील्ड करके देंगे। क्यों? क्योंकि असल में भारत के इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट प्रोजेक्ट्स को अगर भारत वहाँ प्रोटेक्ट करना चाहता है, बचाना चाहता है, तो उसे इस बात को समझना है कि ये तभी हो सकता है अगर वहाँ की जनता भारत से कन्विंस्ड है तो। क्योंकि ये इलाके जिनके कंट्रोल में हैं, वो लोग हेविली अपनी सोसाइटी से एम्बेडेड हैं, जुड़े हैं, कनेक्टेड हैं। वो अपनी सोसाइटी के मत के अगेंस्ट नहीं जाते ज़्यादातर, क्योंकि उन्हें सरकारों से कन्फ्रंट करने की ताकत ही मिलती है इस बात से कि उनका समाज उनके साथ पूरी तरह खड़ा है। ऐसे में भारत अगर समाज के स्तर पर काम करता है, जुड़ता है, तो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट और म्यांमार के लोग, आपको पता है, बॉन्ड शेयर करते हैं। इंडिया का नॉर्थ ईस्ट भी स्टेबल होगा कि हमारे भाई बंधुओं के, हमारे लोगों के रख रखाव के लिए, बचने के लिए, बचाव के लिए, सस्टेनेंस के लिए भारत ने ह्यूमैनिटेरियन हैंड एक्सटेंड किया, ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट एक्सटेंड किया। भारत की नॉर्थ ईस्टर्न ट्राइबल कम्युनिटीज़ में भारत की छवि को मजबूत करने के लिए और उन ट्राइबल कम्युनिटीज़ के कुछ ग्रुप्स अगर इंसर्जेंट्स हैं, उन इंसर्जेंट्स ग्रुप्स को ट्राइबल के हाथों ही नरम करने के लिए कि यू कैन नॉट टेक एनी हार्मफुल स्टैंड अगेंस्ट द इंडिया, बिकॉज इंडिया ही हमारे भाई बंधुओं को मदद कर रहा है। तो इस काम से एक तो इंडिया में जो एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी ग्राउंड को खींच लेगा भारत, क्योंकि उन्हें अपने लोगों का उतना समर्थन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वो लोग ये कहेंगे कि किस बिना पर आप भारत के अगेंस्ट जा रहे हैं, भारत ही तो बर्बाद हालात में हमारे लोगों की म्यांमार में मदद कर रहा है।
तो भारत में भारत के खिलाफ मोर्चा खोलने का इस समय क्या है? कोई लॉजिक नहीं। सेकंड, म्यांमार के नॉर्दर्न और नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में जो आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो भी ग्रुप्स हैं, उन्हें अपनी जनता को जवाब देना पड़ेगा अगर कल को वो चीन या किसी भी ताकत के इन्फ्लुएंस में आके इंडिया के अगेंस्ट कोई कदम उठाते हैं कि किस ग्राउंड पे उठा रहे हैं आप। उनका चेहरा फाश हो सकता है कि चीन के हाथों बिक गए आप निजी मुनाफा कमाने लगे, क्योंकि बतौर कम्युनिटी तो भारत ने हमारे अगेंस्ट कुछ नहीं किया। बतौर कम्युनिटी तो भारत ने मुश्किल घड़ी में हमारा साथ दिया, भारत हमारे साथ खड़ा था। अब हमारी ही ऑर्गेनाइजेशन है, आप अलग बात है आप आर्म्स उठा के लड़ते हैं, हमारी पावर है आप में, आप उसके खिलाफ मोर्चा किस बिना पे खोल रहे हैं? कारण क्या है? मुश्किल दौर में तो हमारे खिलाफ नहीं था। ये नब्ज अगर हमने पकड़ ली, भारत का अगर वहाँ की जनता से संपर्क बनता है, भारतीय जनता का जनता से संपर्क बनता है, तो हमारे प्रोजेक्ट्स प्रोटेक्टेड हैं। कल को हमारे इंटरेस्ट भी परस्यू होंगे। और ऐसे में चाहे वहाँ सिविलियन सरकार आती है और चाहे मान लीजिए मिलिट्री जुंटा ही कंटिन्यू करती, चाहे दोनों मिलके चलते हैं, इंडिया की लोकतांत्रिक छवि, ह्यूमैनिटेरियन छवि किसी रूप में भी डिस्टर्ब नहीं होती, बनी रहती है। भारत उनके साथ कंटिन्यू हो सकता है कि जब आप युद्ध में एंगेज थे, जब आप जंग में थे, आपके लोगों का ख्याल रखने का काम हमने किया। हमने कोई पक्षपात नहीं किया, हमने किसी की सहायता, इसके अगेंस्ट उसको स्टैंड नहीं कराया, उसके अगेंस्ट इसको नहीं लड़वाया, क्योंकि हमारी वो पॉलिसी नहीं थी। लेकिन असल में युद्ध को एक दिन ख़त्म होना था, आपको अपने स्टेट को वापस ऑनलाइन लाना ही था, और वो वही स्टेट होता है जिसकी जनता बची हो, समृद्ध हो, संतुष्ट हो। हमसे जो बन पड़ा हमने वो किया। जैसे दो घरों में लड़ाई हो रही हो, एक घर में दो धड़े लड़ रहे हों जो पड़ोसी है, किसी भी एक धड़े का साथ ना देते हुए दोनों धड़ों में जो धराशायी लोग हो रहे हैं, गिर रहे हैं, उनको अगर पानी पिलाए और कहे बेटा तुम इधर आ जाओ, बैठो इधर, क्या हुआ, उनके मुंह में रोटी डाले, पानी पिला दे, पक्ष किसी दोनों पक्षों का नहीं रह रहा। लड़ाई शांत होने के बाद सबको याद रहता है कि हम तो तब लड़ रहे थे, सब हो रहा था, लेकिन लड़ाई में गिर रहे हर आदमी की मरहम पट्टी, पानी, खाना इसने देखा। साथ नहीं दिया किसी का, पर हमारा ख्याल इसने रखा। ऐसे में जब यही लोग ये कहेंगे उसको कि तूने हमारा साथ नहीं दिया, या वो कहेगा तूने हमारा नहीं दिया, लोग उनसे पूछेंगे कि क्या मतलब है उससे लड़ने का? उसने हम सबका घर का साथ दिया, हम लड़ मर रहे थे, उसने हमारी खोज खबर ली, हमारी सार पूछी, हमें समर्थन दिया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कोई मनगढ़ंत बातें नहीं है, ये मेरे विचार नहीं है। देश के माने हुए रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के डॉक्यूमेंट्स ही हम क्लास में कवर कराते हैं, और मेरी आदत है कि मैं मल्टीपल एरियाज से जब टॉपिक्स को कवर करता हूँ तो मैं वहीं से पढ़ाता हूँ। आप सबके साथ शो शेयर करूँगा ही, कोई पढ़ना चाहता हो तो उसके साथ भी कर सकते हैं। तो यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट है यूएस का। ये उसका डॉक्यूमेंट कहता है, जो मैंने अभी पढ़ करके आपको बताया, कि ये इंडिया के पास ऑप्शन यही बचता है कि ये रिफ्यूजी क्राइसिस क्रिएट होगा इंडिया के सामने, चैलेंज है इंडिया के सामने, ये सब चैलेंजेस हैं। डेमोक्रेसीज वर्सेस नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है भारत का। नीड क्या है, हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए? तो यहाँ पर वो सारी अप्रोच मेंशन की गई है जो मैंने अभी आपको पढ़ करके बताई। आप सब इसे पढ़ सकते हैं। और तमाम देश भर के हमारे जो अखबार हैं टॉप मोस्ट, उसने मेजर कंटेंट यहीं से कोट किया है। आपको हूबहू वर्ड यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस का ही मिलेगा। आप कोई, मैं नाम नहीं लेना चाहता अखबारों के, शेयर करेंगी आप, सो कॉल्ड जितने फेमस ऑनलाइन पेपर्स हैं आप उन्हें पढ़ लीजिएगा, बेस यही बनाया उन्होंने। तो दिस इज द थिंग। सेकेंडली, इंडिया कैन कंटिन्यूसली परस्यू विद द मिलिट्री जुंटा कि एस्केलेशंस को रोका जाए, कोशिशें की जाएं अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पे, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पे इस बात का प्रयास किया जाए कि एस्केलेशन को कैसे घटाया जाए, कि कैसे मिलिट्री जुंटा यानी कि तत्मदा और एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन के बीच में जो संघर्ष है उसे और बड़ा होने से और फैलने से कैसे कंटेन किया जाए। ऐसे में भारत रशिया के साथ मिलकर काम कर सकता है कि वी हैव टू कंटेन दिस।
आर्म्स की सप्लाई को कंट्रोल किया जाए, फंडिंग की सप्लाई को कंट्रोल किया जाए, आग में घी ना डाला जाए, अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी इस बात का मज़ा ना उठाए कि कभी यूक्रेन रशिया हो जाता है, कभी इज़राइल फ़लस्तीन हो जाता है, कभी म्यांमार चल रहा है। मतलब ये तो परमानेंट ही धंधा चल रहा है, इधर नहीं तो उधर, उधर नहीं तो इधर हथियार बेचो। मतलब ये ना हम करें कि हम अपनी कंट्री की जीडीपी, इकोनॉमी, अपने बड़े बड़े बैरॉन्स ऑफ वेपन मैन्युफैक्चरर्स, ऑफ ड्रग लॉर्ड्स, इनको सपोर्ट देने के लिए दुनिया भर में अपने एजेंट्स, अपने एजेंसीज़ के वाया कोई ना कोई कलेश करवाते ही रहें और अपने गुड्स और सर्विसेज बिकवाते ही रहें। भारत इस दिशा में बड़ा काम कर सकता है कि हम पूरे वर्ल्ड को अपनी मार्केट ना बना लें कि हमारे मुल्कों में पैदा हुई इलीगल पैसा, हमारे मुल्कों में पैदा हुआ वेपन, हमारे मुल्कों में पैदा हुआ नशा कहाँ बेचे। अगर तो नेचुरल मार्केट क्रिएट हो रही है, नहीं तो फिर उंगली करो, मार्केट बनाओ, छेड़ो, कुछ ज़रूरत पैदा हो और बेचे। दिस इज़ नॉट गुड। ये चीज़ मल्टीप्लायर इफेक्ट देती है। जैसे भारत के नॉर्थ ईस्ट की बात करें हम, ये कैसे काम करेगा? नॉर्थ ईस्ट में जब एक अनबैलेंस्ड पॉपुलेशन होगी, भारी माइग्रेशंस के कारण, एक तो आइडेंटिटी कोई नहीं, ऊपर से पॉपुलेशन अस्थिर हो रह जाएगी, ऐसे में विकास अभी उतना हुआ नहीं। स्टेट अभी कई एरियाज तक एक्सटेंड नहीं होता, वहाँ पर पहले ही मिलिटेंट्स का, इंसर्जेंट्स का कंट्रोल है। इन हालातों में युवाओं को क्या दिया जाए? तो युवा के हाथ में वो बंदूक पकड़ा देते हैं। उससे उसको कम से कम एक सेंस ऑफ प्राउड तो रहता है। रोज़गार नहीं है, काम नहीं है, पर इज़्ज़त है क्योंकि बंदूक है। यूथ को ये मिलता है। बंदूकें पकड़ानी है, सरकार से लड़ सकते हैं, अपना दबदबा बना सकते हैं, ट्रेड एंड बिज़नेस को कंट्रोल कर सकते हैं। ट्रक गाड़ियाँ तो आएंगी जाएंगी, उनको कंट्रोल करिए, उनसे पैसा वसूलिए, उनसे टैक्स जो भी टोल लेना है आपकी मर्जी है, लीजिए। वसूली कहते हैं इसको। ये तो होता ही है ना, कारोबार तो नहीं रुकेगा ना, लोगों की ज़रूरतें तो पूरी होंगी, लेकिन स्टेट ऑर्गेनाइज नहीं तो प्राइवेटली ऑर्गेनाइज हो रहा है। ऐसे में ये लोग अपने हथियारों के कामकाज को बनाए रखने के लिए दूसरी चीज़ क्या करते हैं? हथियार पैसे से आते हैं, तो पैसा कहाँ से आएगा? तेज़ी से नशे का कारोबार फैलाया जाता है। तो वेपन को मेंटेन रखने के लिए ड्रग ट्रैफिकिंग हेविली प्रमोट की जाती है और उससे आए हुए पैसे से वेपन्स स्पॉन्सर होते हैं, वेपन्स परचेज किए जाते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। तो कोई भी एक मुल्क है जो चाहता है कि मेरे वेपन्स बिकें, तो वो क्या करता है? जिन मुल्कों में थोड़ी कम, जिन मुल्कों के, जिन इलाकों में जो लोग थोड़े डिसएडवांटेज पे हैं, जो थोड़े अपनी सरकारों से डिससेटिस्फाइड हैं, किसी तरह से उनके भीतर अलगाववाद की भावना लाना, उन्हें अपने स्टेट के अगेंस्ट भड़काना, लोगों के अगेंस्ट भड़काना, सरकारों के संविधान के अगेंस्ट भड़काना, उन्हें खड़ा करना, उनके हाथ में हथियार देना। और फिर एक समय में जब वो इस तरह की स्टेटस में आ जाते हैं कि वो हथियारबद्ध स्टैंड ले जाते हैं, फिर हथियार उनकी ज़रूरत बन जाती है। अब आगे से वो हथियार कैसे ले सकते हैं? उसके लिए उन्हें पैसा देना है। वो पैसा कैसे दे सकते हैं? तो उन्हें एंगेज कराया जाता है ड्रग ट्रेड में। अपने मुल्क में या किसी दूसरे मुल्क में इलीगल माफिया से ड्रग प्रोड्यूस कराना, इनको कहना कि जाओ उनसे ड्रग लो, उस ड्रग को बेचो, उनकी रकम दो और मेरे हथियारों की रकम दो। इस तरह से बड़े बड़े मुल्क या बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस इन्हें एक परमानेंट पैडलर बना लेती हैं ड्रग्स का, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, क्योंकि लड़के रिक्रूट करने हैं, लड़कियों को रिक्रूट करना है, कैडर खड़ा करना है, वेपन ट्रैफिकिंग का, विश्व भर में क्रॉस बॉर्डर्स, ये सब जो कम्युनिटीज़ थोड़ी पॉवर्टी स्ट्रिकन हैं, बैकवर्ड हैं, अनएजुकेटेड हैं, जो थोड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर से, मेन लोकेशन से, मेन स्ट्रीम से मार्जिन पे होती हैं, उन इलाकों में आप हमेशा जब स्टेटलेसनेस देखते हैं तो ऐसे लोग आके उस वैक्यूम को फिल करते हैं और दुनिया भर की बड़ी एजेंसीज, बड़े बड़े मुल्कों का इसमें समर्थन होता है। भारत उन चीज़ों को मैनेज करा सकता है, किसी भी तरह से इन चीज़ों को थोड़ा बहुत सेटल कर सकता है। तो भारत अंतर्राष्ट्रीय प्रयास करे कि डी एस्केलेशन की और एफर्ट्स बढ़े, एस्केलेशंस उतनी ना हो। इसमें भारत एशियान को प्रभावित कर सकता है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। भारत एशियान के साथ बात कर सकता है, जिसका म्यांमार सदस्य है, कि आप किसी तरह से म्यांमार को समझाएं, मिलिट्री जुंटा जो है, तत्मदा जो है, उसको कन्विंस करें कि बातचीत बैठ के हो।
सेंसरशिप का लेवल रिड्यूस किया जाए, लोगों को पीसफुल प्रोटेस्ट का अवसर दिया जाए ताकि आर्म्ड रिबेलियन के हालातों को कंट्रोल किया जाए। तो इंडिया कैन एंगेज सच लेवल ऑफ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें एशियान कैन प्ले इट्स इंपॉर्टेंट रोल। एशियान ने ऑलरेडी म्यांमार को रोका है अपनी मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करने से, मिलिट्री जुंटा को रोक दिया है और 5 सूत्री प्रोग्राम बनाया है म्यांमार के लिए। लेकिन मैं बता रहा हूं कि मिलिट्री जुंटा अभी सुनने को किसी को तैयार नहीं। भारत एशियान को कह सकता है कि इंस्टेड ऑफ उसे आइसोलेट करना या उस पर कंपल्शन की इस तरह की नीति बनाना, उसको एंगेज करके उसको समझाने का प्रयास किया जाए, कन्विंस किया जाए। एशियान के साथ साथ यूएनएससी में भारत इस तरह का विचार ला सकता है कि हम डीएस्केलेशन की ओर बढ़ें। लेकिन अगर कोई वेस्टर्न कंट्रीज़ जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, वो खुल करके म्यांमार की अभी क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, मिलिट्री जुंटा के अगेंस्ट जा रहे हैं, क्योंकि समस्या है उनको, मिलिट्री जुंटा ने सोशलाइज्ड इकोनॉमी में क्लोज्ड इकोनॉमी सिस्टम फॉलो किया, अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को निवेश नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, रिसोर्सेज हार्नेस नहीं करने देते। लेकिन इसके बिल्कुल उलट चाइना का दखल बढ़ते जा रहा है। आप समझ सकते हैं अमेरिका को समस्या है इस बात से, क्योंकि इंडो पैसिफिक रीजन में उसकी पकड़ कमज़ोर होती है अगर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ चीन और रशिया के प्रभाव में जाती हैं। और ऐसे में वो म्यांमार जिस पर प्रभाव अगर चीन का बढ़ रहा है, ऐसे में तानाशाही शासन मिलिट्री जुंटा का हो या फिर रोहिंग्या पर जब अटैक हुए सिविलियन रूल ही हो, चाहे वो आंग सान सू की का हो, लगातार म्यांमार पर सैंक्शंस लगाए हैं वेस्टर्न वर्ल्ड ने, आज से नहीं 50 सालों से, और वो काफ़ी हद तक कंटिन्यू भी हैं। तो उनके टारगेट पे हमेशा रहता है भारत। ऐसे मंचों पे जहाँ पर सीधे सीधे म्यांमार को टारगेट किया जा रहा है, हार्श वर्डिंग के साथ डील किया जा रहा है, वहाँ पर उन्हें मॉडरेट करने का प्रयास करें ताकि म्यांमारीज लोगों को ये दिखे, और म्यांमार के चाहे वो अपोजिशन ग्रुप्स हैं, आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशंस, चाहे वो मिलिट्री जुंटा है, उसे देखे कि भारत अंतर्राष्ट्रीय पक्षों पर हमारी ह्यूमिलिएशन के बजाय, हमें हॉस्टाइल करने के बजाय हमारे माहौल को बचाना चाहता है, सुधारना चाहता है। वो इंडिया म्यांमार में स्टेबिलिटी चाहता है, हमें टारगेट नहीं करता है, हमें स्टेबल करना चाहता है। तो इसलिए वो इंटरनेशनल ओपिनियन को मॉडरेट करने की कोशिश करता है। लेकिन दूसरी तरफ एक इंटरनेशनल ओपिनियन बनाने की ज़रूरत है कि म्यांमार को डी एस्केलेशन की ओर लेकर जाया जाए, एंगेज हुआ जाए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के लेवल पर, देखा जाए कि सही में म्यांमार की ज़रूरतें क्या हैं। हर सोसाइटी की अपनी डिस्टिंक्ट रिक्वायरमेंट होती है। सब जगह पर स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी, स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड स्पीच, स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ रिपब्लिक, स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ सेकुलरिज्म लागू नहीं होता। हर सोसाइटी का अपना डिस्टिंक्ट कल्चर, कस्टम, मैनर होता है। उस हिसाब से कौन सा सिस्टम ऑफ इकोनॉमी, पॉलिटी, सोसाइटी इवॉल्व हो सकता है, इसको कंसिडर करना चाहिए। मेजॉरली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वेस्टर्न वर्ल्ड को ऐसा लगा कि पूरी दुनिया हमारी इच्छाओं को, हमारे अनुरूप, हमारे विचारों को तुरंत समझ जाए, हमारी इच्छा को सर्व करे, हमारे अनुरूप चले, हमारे विचारों को तुरंत समझ जाए। इसलिए उन्होंने अपना ही एक स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, ओपन इकोनॉमी, लिबरलिज्म पूरी दुनिया भर में लाना चाहा। इसका संघर्ष हमने तगड़ा देखा, वो कोल्ड वॉर का दौर था। उसके ख़त्म होने के बाद यूएस की हेजेमनी रही, अलग अलग मुल्कों ने अपने लेवल पर उससे निपटना चाहा। दिस टेंडेंसी इज़ नॉट गुड। आपके अपने घर के विचार हो सकते हैं, उसके घर के विचार अलग हैं। नागरिक के अधिकारों की बात करनी है, ये बात स्टैंडर्ड हो सकती है, लेकिन नागरिकों को अधिकार कैसे देने हैं, उसका प्रोसेस, उसका फॉर्मेट डिफरेंट हो सकता है। और हम में पेशेंस होना चाहिए कि हर समाज को खुलने में, ओपन होने में, विकसित होने में एक समय लगता है। प्रयास जारी रखने चाहिए निरंतर। एजुकेशन लेके आनी चाहिए महिलाओं के लिए, माइनॉरिटीज़ के अधिकार की बात करनी, उन्हें सेफगार्ड्स देने हैं, सिविलियन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होना ज़रूरी है। लेकिन ये सब स्वच्छ नीयत के साथ लाना पड़ता है, वहाँ के लोगों के हितों को ध्यान में रख के। इसमें ये मैं कहूँगा कि वेस्टर्न वर्ल्ड चूका है, आज उसे उसी का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है कि इतना आक्रोश है, वो रिटेलिएशन झेल रहा है। अगर मुल्क उससे दूर जा रहे हैं तो इसलिए नहीं कि वो मुल्क चाइना के या रशिया की चपेट में आ रहे हैं, इसलिए कि 70 वर्षों में हुआ क्या है, आखिर किया ही क्या है। वो मुल्क वहीं के वहीं हैं, वो ये देख पा रहे हैं, ये समस्या है। और अगर आज उनके लोग अपने लिए अधिकार मांग रहे हैं, रोज़गार मांग रहे हैं, तो सरकारें मजबूर हैं, उन्हें इन्वेस्टमेंट चाहिए, पैसा चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, और इस समय भर भर करके पैसा चीन दे रहा है।
हालांकि वो ये नहीं पहचान पा रहे कि इस वजह से वो डेट ट्रैप में फंस रहे हैं। उन्हीं लोगों की लिबर्टी, उन्हीं लोगों की सॉवरेनिटी, ऑटोनॉमी एक दिन एनक्रोच हो जाएगी। लेकिन किया क्या जाए, विश्व जब विकसित हो रहा है, सब विकसित होना चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं, हमें युवा सब चाहते हैं हमें गैजेट्स मिलें, हमारा विकास हो, हम लाइफ एंजॉय करें, एक बेटर लाइफस्टाइल हो। सबको इसमें इसकी वजह से निवेश चाहिए, सबको डेवलपमेंट चाहिए। निवेश पैसा मांगता है, टेक्निकल नो हाउ मांगता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट्स मांगता है। मुल्कों में इतनी सामर्थ्य नहीं है, चाहे वो अफ्रीका के मुल्क हैं, चाहे कई साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, कई एशियन कंट्रीज़ हैं, कई पैसिफिक आइलैंड्स हैं। तो वहाँ पर विदेशी मुल्कों से भारी निवेश पैसा आ रहा है, और नेचुरली वो पैसा, वो निवेश अपने साथ अब उन मुल्कों का अपना वेस्टेड इंटरेस्ट भी लेके आ रहा है। ऐसे में वो आपके कल्चर, कस्टम, मैनर को एक पॉइंट पे तो डिस्टॉर्ट करेंगे ही। लेकिन ये सब क्यों हुआ? क्योंकि देर हुई बहुत। समय रहते अगर कम्युनिटीज़ के अधिकारों के बारे में सोचा गया होता, वो इतने लंबे समय तक मार्जिनलाइज ना रहती। अगर सो कॉल्ड कुछ कम्युनिटीज़ सभी कम्युनिटीज़ की कीमत पर एनरिच ना हुई होती, वेल्थ इतनी कंसंट्रेट ना की गई होती कुछ कंट्रीज़ में, कुछ कम्युनिटीज़ में, तमाम विश्व में एक विकास हो सकता था। लेकिन चाहे वो हथियारों की जंग रही हो, माफियाओं की जंग रही हो, या ड्रग्स की जंग रही हो, कीमत किसने भरी? कीमत अफ्रीका ने भरी। सरकारें कभी स्टेबल नहीं होने दी गई, और वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज दुनिया भर की कंपनियाँ, कॉरपोरेशंस, अलग अलग पॉलिटिशियंस को फेवर एक्सटेंड करते हुए अपने साथ मिला करके वहाँ की जनता का भारी नुकसान करके सारे रिसोर्सेज, सारे माइन, सारे मिनरल्स का फ़ायदा लूट के ले गई, और इससे जंग छेड़ी वहाँ के लोगों में। वहाँ के लोग अपने ही मिनरल्स जब कंपनियों के हाथों लुटते देख रहे थे, अपने अधिकारों की आवाज़ जब उन्होंने रखी, उन्हें एंटी नेशनल, उन्हें इंसर्जेंट्स, उन्हें मिलिटेंट्स कह के जब पुकारा गया, दुनिया भर से हथियार बिके उन्हीं को कर्ब करने के लिए, उन्हीं को मारने के लिए। व्यापार और तेज हुआ, प्राइवेट आर्मीज़ का धंधा बढ़ा, सेनाओं को आउट एक्सटर्नल पोस्टिंग्स दी गई, तमाम दुनिया भर में बाहरी सेनाएं भर्ती कर ली, इस मुल्क की इतने लाख, उस मुल्क की इतने लाख, लेकिन अपने ही मुल्क से खर्चा कहाँ से दें? दुनिया भर में टर्बुलेंसेस क्रिएट करके अपने ही मुल्क के नाम पर भर्ती सेना को दुनिया भर में अपॉइंट कराया, और खर्चा उन मुल्कों की सरकारों से दिलवाया कि आप ही को सुरक्षा दे रहे हैं, आप ही के मुल्क में सेफ्टी सिक्योरिटी दे रहे हैं, और आप ही की खानों खदानों को हमारी ही कंपनियां एक्सप्लॉइट करके विकास करके पैसा बनाएंगी, जिसमें से आपको एक हिस्सा आएगा, उससे आप हमारी ही सेना का खर्चा दे देना। ऐसा लगता है जैसे सब्सिडरी अलायंस सिस्टम हो कोई, जो ब्रिटिशर्स ने कभी फॉलो किया था। तो दिस इज़ द सिस्टम। इन दिस सिस्टम पूरे वर्ल्ड को एक विचार करने की ज़रूरत है। म्यांमार सिविल क्राइसिस इसी और इशारा करता है। आवाज़ों को दबा करके लंबा नहीं चला जा पाएगा। मिलिट्री जुंटा को ये समझना होगा कि लोग एम्प्लॉयमेंट मांग रहे हैं, लोग डेवलपमेंट मांग रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होनी बहुत ज़रूरी है, जो म्यांमारीज लोगों के हक में हो, ना कि मिलिट्री जुंटा के पोजीशन को, स्ट्रॉन्ग होल्ड को और मजबूत करे। मुल्कों को समझना होगा कि मेजॉरिटेरियन टेंडेंसी नहीं अपनाई जा सकती। हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस अकॉर्ड करके चलना पड़ेगा सभी कम्युनिटीज़ को। माइनॉरिटीज़ को हैवी सेफगार्ड्स की ज़रूरत है, लेटर एंड स्पिरिट में, सही मायने में ज़मीन पर वो उतरने चाहिए। भारी पैमाने पर हमें नज़र आया कि रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस और इंटरनेशनल मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूएनसीज भारी रूप में चूकी हैं वर्ल्ड में हुए सारे क्राइसिस को लेकर के। इसका मतलब ये सही मायने में रिप्रेजेंट नहीं कर रही सोसाइटी के विल को। ये कुछ ही मुल्कों के द्वारा सैबोटेज कर ली गई हैं, और वो इन ऑर्गेनाइजेशंस को अपने लिए एक टूल या वेपन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। ये आज वर्ल्ड के लार्जर कॉज को सर्व नहीं कर रही, ये वाइडर सोसाइटी के इंटरेस्ट को सर्व नहीं कर रही है। जंग रोकने में नाकामयाब है, ये ब्लॉकेट्स को रोकने में नाकामयाब है, ये किसी कम्युनिटी के हित में कोई मता पारित कराने में, ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट दिलाने में, असाइलम दिलाने के विषय में, हर मामले में नाकामयाब सिद्ध हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? क्योंकि वो किसी न किसी के जियोपॉलिटिकल या वेस्टेड इंटरेस्ट को सर्व कर रही हैं। हमें उनकी ओवरहॉलिंग पे विचार करना है। तो मैं मानता हूँ रीजनल और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के विफलता का भी एक नतीजा दिखा है। इस तरह से विश्व भर में अगर ये हो रहा है, तो इन सब चीज़ों में भारत भूमिका निभा सकता है। भारत ग्लोबल साउथ की आवाज़ बन सकता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के रिफॉर्म के लिए लगातार बात कर रहा है, उन्हें ऑल इमेंसिपेटरी रिप्रेजेंटेटिव बनाने की बात कर रहा है। ग्लोबल साउथ या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को ज़्यादा लार्जर वॉइस दी जाए, इसकी बात कर रहा है। विश्व भर में लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत होना ज़रूरी है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीडम अकॉर्ड करनी पड़ेगी। मीडिया हाउसेस को कॉरपोरेट्स और पॉलिटिशियंस के क्लचेस से फ्री कराना पड़ेगा। सिविल सोसाइटीज़ को बेहतर तरीके से मजबूत करना पड़ेगा, और उन्हें व्यापारिक ना बनने से रोकना होगा। मतलब व्यापारिक बनने से
हमें उन्हें रोकना होगा। सिविल सोसाइटीज़ आने वाले समय में अगर सही ढंग से उभरती हैं, सही मायने में समाज की आवाज़ को आगे रख सकती हैं, हमें उन्हें मजबूत करना होगा। युवाओं को बेहतर शिक्षा देनी पड़ेगी। स्किल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। एजुकेशन सिस्टम एम्प्लॉयमेंट में कन्वर्ट होने में फ़ेल हो रहा है, कैरेक्टर बिल्डिंग में फ़ेल हो रहा है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में फ़ेल हो रहा है। हमें एजुकेशन सिस्टम को इन सभी क्वालिटी से लेस करना होगा। अदरवाइज़ विश्व भर में शिक्षा के सारे प्रयास सिर्फ़ और सिर्फ कापी, किताब, स्कूल, शिक्षक और उद्योगपतियों को फ़ायदे देने का ही प्रोग्राम बन जाएगा, लेकिन जो मेन स्टेक होल्डर है स्टूडेंट, उसको कोई लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि ना तो कैरेक्टर बिल्डिंग होगी, ना पर्सनैलिटी, और ना ही कोई ऐसा स्किल कि वो उसके लिए लाइवलीहुड अर्न कर पाए। ऐसे में वर्ल्ड की लार्जर कम्युनिटी वर्ल्ड में पैदा हो रही इनर्मस वेल्थ के बेनिफिट से चूक जाएगी और वर्ल्ड हैवीली लोपसाइडेड डेवलपमेंट को फेस करेगा। एक इनइक्वालिटेरियन सोसाइटी बनेगी। हमें समतावादी समाज, समान अधिकारी समाज, समानतावादी समाज, जैसे कि इगैलिटेरियन सोसाइटी कहते हैं, वो स्थापित करना है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वॉइसेस देनी होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेट करना होगा। और इस समय की ज़रूरत है कि हैवी डिप्लॉयमेंट ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एंड डेवलपमेंट असिस्टेंस किया जाए, लोगों से इंगेज हुआ जाए, उनके साथ बातचीत की जाए और किसी तरह से म्यांमार की सिचुएशन को डीएस्केलेट किया जाए। आने वाले समय के भारत के इंटरेस्ट यहीं से सर्व होंगे। मुझे लगता है इन 3 अध्यायों में मैंने हर पक्ष को छुआ, समझाया, पढ़ाया। बाकी मैं रिसर्च का स्कोप कभी नहीं छोड़ना चाहता। बाकी आप समझिए, पढ़िए और आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच।